नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो इन वीडियोस के माध्यम से आप कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग करता है। प्रिंटर से संबंधित है यह क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए प्रिंटर क्या है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है कौन सा प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग करता है। रिबन जिस पे इंक लगी होती है, कपड़े का रिबन होता है जिस पर इंक लगी होती है, वह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे कि आपने टाइपराइटर में देखा होगा, टाइपिंग मशीन में एक रिबन लगा होता था, उसी प्रकार से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर भी जो कार्ट्रिज होती है उसमें रिबन होता है। रिबन पर इंक लग जाती है जिससे पेपर पर प्रिंटिंग होती है। इंकजेट प्रिंटर होता है जो इंकजेट प्रिंटर, इसमें तो लिक्विड इंक यूज की जाती है। लेजर प्रिंटर में पाउडर यूज किया जाता है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसमें रिबन का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए रिबन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? जो यूजर को आउटपुट प्रदान करती हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। वह डिवाइसेस जो यूजर को आउटपुट प्रदान करती हैं वह आउटपुट डिवाइस होती हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इंकजेट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और एलसीडी डिस्प्ले यह भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर तो एक इनपुट डिवाइस होती है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इमेज को, किसी ग्राफिक्स को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है, ना कि यह आउटपुट डिवाइस है। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देती है। हार्ड कॉपी आउटपुट मतलब यदि आपके पास कोई मार्कशीट है, कोई डॉक्यूमेंट है, वह हार्ड कॉपी आउटपुट में है, आपके पास पेपर पर प्रिंट है, आप उसको यदि मॉनिटर स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी में शो करना चाहते हैं तो आप स्कैनर से उसको स्कैन करें और आपको कंप्यूटर सिस्टम पर वह स्क्रीन पर शो होने लगेगा। मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन हमें तैयार करना है, एलसीडी का फुल फॉर्म। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। क्या होगा? हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपसे यह क्वेश्चन सॉल्व करते बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत बार सीपीसीटी के पेपर में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। हमें यहां पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही आसान है। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है, हमने बाइनरी नंबर कैसे पहचाना, इसके बेस से। बाइनरी नंबर का बेस होता है 2 और इसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, एक 0 और एक 1। तो हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया है, हमें इस बाइनरी नंबर को सेम लिखना है। नंबर क्या है, 1 0 1 0 1 1 1 0। अब आपको नंबर में जहां 1 दिया गया है उस 1 को आप 0 से बदल दीजिए और जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 से बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पहले नंबर पर 1 दिया गया है, हम इसको 0 से बदल देंगे। 0 है तो 1 से बदलेंगे, 1 है तो 0 से बदलेंगे, 0 है तो 1 से बदलेंगे, 1 को 0 से बदलेंगे, 0 से बदलेंगे, 0 से बदलेंगे और 1 से बदलेंगे। यह हमारा आंसर आ गया। तो जो भी बाइनरी नंबर हमें दिया गया है उसमें जहां पर 1 है उसको हमें 0 से बदल देना है और जहां पर 0 है उसको 1 से बदल देना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया था उसका हमने 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह हमारा आंसर होगा। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को एक साथ कई कार्यों को उनके बीच स्विच करने और एग्जीक्यूट करने के लिए संदर्भित या रेफर करता है। यह क्वेश्चन इसी प्रकार से सीपीसीटी के पेपर में पूछा गया है। नवंबर में अभी जो सीपीसीटी का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को एक साथ कई कार्यों को उनके बीच स्विच करने और एग्जीक्यूट करने के लिए संदर्भित करता है, मतलब रेफर करता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, दिए गए ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो सीपीयू को एक साथ कई कार्यों को करने के लिए और उन कार्यों को बदलने के लिए रेफर करता है या संदर्भित करता है। मतलब सीपीयू में जब एक साथ कई कार्य होते हैं तो किसका यूज किया जाता है, कौन सा ऐसा फीचर है सीपीयू का जो उसको एक साथ कई कार्यों को करने की और उन कार्यों को स्विच करने की, मतलब बदलने की सुविधा प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, एक साथ कई टास्क को कंप्लीट करना, एक साथ कई कार्यों को करना। जो सीपीयू होता है प्रोसेसर, वह एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, मल्टीपल प्रोसेस को रन करता है और प्रोसेस को स्विच भी करता है, बदलता है। तो एक साथ मल्टीपल टास्क को करना कहलाता है मल्टीटास्किंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू को एक साथ कई कार्यों को उनके बीच स्विच मतलब बदलना, करने और एग्जीक्यूट मतलब रन करने के लिए रेफर करता है, वह होता है मल्टीटास्किंग। मतलब सीपीयू एक साथ कई कार्यों को करने के लिए मल्टीटास्किंग का यूज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। 4 प्रकार के जो कंप्यूटर सिस्टम है वह 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का यूज करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी जिसका बेस कितना होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल जिसका बेस कितना होता है 10। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो हमसे यहां पर पूछा गया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में
न्यू कॉलम ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं और एक्सेल का जो पेज होता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। हमसे पूछा गया है यदि हमें एक्सेल में एक नया कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एक्सेल में यदि आप नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो Alt-IC का यूज कर सकते हैं। Alt-IC से एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। और यदि आप Alt-IR का यूज करेंगे, Alt-IR, तो आप एक नई रो ऐड कर सकते हैं, रो। और यदि आप Alt-IW का यूज करेंगे, Alt-IW, तो एक नई वर्कशीट ऐड हो जाती है। मतलब Alt-IC से एक नया कॉलम ऐड होगा, Alt-IR से एक नई रो ऐड होगी और Alt-IW से एक नई वर्कशीट ऐड हो जाती है। तो एक साथ हमने यहां पर 3 क्वेश्चन तैयार करे। यहां पर रो और कॉलम को ऐड करने की 2 और भी शॉर्टकट की होती हैं। तो हम एमएस एक्सेल पर इन तीनों शॉर्टकट की को और 2 नई शॉर्टकट की को भी प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, पहले हम यहां पर कुछ डेटा फिल कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि हमने कॉलम कहां पर ऐड किया है। यह हमारे अभी कुछ कॉलम हैं। हमने यहां पर कुछ नंबरिंग भी करी है। यदि हमारा कर्सर अभी सी नंबर के कॉलम पर है और हमें एक नया कॉलम ऐड करना है तो हम Alt-IC को प्रेस कर सकते हैं। Alt-IC, आप देख सकते हैं एक नया कॉलम ऐड हो गया है, Alt-IC। नया कॉलम ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt-IC। इसी प्रकार से यदि हमें नई रो ऐड करनी है, नई रो, तो हम Alt-IR को प्रेस करेंगे, Alt-IR। Alt-IR से हम एक नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम Alt-IW को प्रेस करें, अभी हमारी फाइल में एक वर्कशीट है, एक वर्कशीट, यदि हम Alt-IW को प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल में एक और वर्कशीट ऐड हो जाती है। तो आपने देखा यहां पर Alt-IC से कॉलम ऐड हो जाता है, Alt-IR से रो ऐड हो जाती है और Alt-IW से वर्कशीट ऐड हो जाती है। यहां पर हम रो और कॉलम को ऐड करने की और डिलीट करने की 2 शॉर्टकट की और देखने वाले हैं। यदि आपको एक्सेल में एक नया कॉलम जोड़ना है, आप एक कॉलम को सिलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करें। कंट्रोल के साथ प्लस, आप देख सकते हैं हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस किया तो नया कॉलम ऐड हो रहा है। मतलब यदि हमने कॉलम सेलेक्ट किया है और हम कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और यदि हम कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करेंगे तो कॉलम डिलीट भी हो जाएगा। मतलब कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करने से कॉलम इंसर्ट होता है और कंट्रोल के साथ माइनस को प्रेस करने से कॉलम डिलीट हो जाता है। यह तब होगा जब आपने कॉलम सेलेक्ट किया है। यदि आप एक रो को सेलेक्ट कर लेते हैं, रो को, और कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करते हैं तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। रो भी इंसर्ट होती है कंट्रोल प्लस से। और यदि आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो रो डिलीट भी हो जाएगी। मतलब जो कंट्रोल प्लस है वो रो और कॉलम दोनों को इंसर्ट कर सकता है। इसी प्रकार से जो कंट्रोल माइनस है वो रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपने रो सेलेक्ट करी है या कॉलम सेलेक्ट किया है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन से संबंधित 5-6 क्वेश्चन को एक साथ समझा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था न्यू कॉलम को ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है, वह होगी Alt-IC। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है।
MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की और डेटाबेस पर मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और MS एक्सेस में जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .accdb। .accdb मतलब एक्सेस डेटाबेस। जब MS एक्सेस में कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो उसका एक्सटेंशन होता है .accdb मतलब एक्सेस डेटाबेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेस का एक्सटेंशन होता है .accdb। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि आपने कोई पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड होती हैं। एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? आपको यहां पर ऑलरेडी मालूम है, आपने कई बार इसको यूज भी किया है। हर सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी सॉफ्टवेयर में यदि हमें सिलेक्ट ऑल करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। पावर पॉइंट में जो स्लाइड हमने बनाई है, सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको और भी शॉर्टकट की तैयार करनी है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की है और कंट्रोल प्लस ओ ओपन की शॉर्टकट की है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। इसको हम पावर पॉइंट में प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जहां पर हमारा प्रेजेंटेशन ओपन है। हमारी प्रेजेंटेशन में अभी टोटल 157 स्लाइड हैं। हम आपको यह सभी जो क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, यह सभी हम इसी स्लाइड पर, इसी प्रेजेंटेशन पर तैयार करते हैं, टाइप करते हैं। हमारी जो अभी स्लाइड सेलेक्ट है वह कौन सी स्लाइड सेलेक्ट है? 136 नंबर की। यदि हम कंट्रोल ए करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं। तो पावर पॉइंट में आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, आप कंट्रोल ए से सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से या साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। प्रिटी गुड प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। निम्न में से किसका उपयोग किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क में उसके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो कि उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचान देता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमने प्रीवियस वीडियोस में आईपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में
किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड से पूछा गया है यह क्वेश्चन। यदि हमें एमएस वर्ड में किसी एक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? एमएस वर्ड में यदि आपको कोई कार्य बार बार करना होता है, मल्टीपल टाइम करना होता है, तो आप उस टास्क को, उस कार्य को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं मैक्रो में। मैक्रो एक ऐसा फीचर है जो किसी एक्शन को, किसी टास्क को रिकॉर्ड कर लेता है और जब आपको वही कार्य करना होता है तो आप मैक्रो को प्ले कर सकते हैं। मतलब एमएस वर्ड में यदि आप कोई वर्क अभी कर रहे हैं और आप उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसको यूज कर सकें, तो आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। मैक्रो किसी टास्क को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है और फ्यूचर में आप उसको प्ले कर सकते हैं। मैक्रो के द्वारा किसी एक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। मैक्रो ऑप्शन एमएस वर्ड के व्यू टैब में प्राप्त होता है, व्यू टैब में। साथ ही साथ मैक्रो ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस F8। ऑल्ट प्लस F8 मैक्रो की शॉर्टकट की होती है जो कि एमएस वर्ड के व्यू टैब में प्राप्त होता है और मैक्रो के द्वारा किसी एक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में जो व्यू टैब होता है, व्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है मैक्रो और इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8, जिससे आप किसी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हो और फ्यूचर में उसी टास्क को यूज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्रो के द्वारा किसी टास्क को या किसी एक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? निम्न में से कौन आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? हमने आज की वीडियो में ही आईपी एड्रेस का एक क्वेश्चन देखा था कि किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है आईपी एड्रेस से संबंधित कि आईपी एड्रेस की कौन सी क्लास नहीं है। जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि आईपी एड्रेस की क्लास कौन सी नहीं है। आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की अभी तक टोटल 5 क्लास हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास हैं? तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। मतलब क्लास ए भी होती है, क्लास डी भी होती है, क्लास सी भी होती है, लेकिन जी क्लास नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लास जी आईपी एड्रेस की क्लास नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे एक साथ। हमसे पूछा गया है सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। पहला क्वेश्चन क्या है? सीडी का फुल फॉर्म। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। सीडी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है और सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। 700 MB तक का। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट, और सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। जब हम सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, कंप्यूटर में, तो उसे कहा जाता है रिपिंग। आपको याद रखना है, सीडी और डीवीडी के डेटा को जब कंप्यूटर में कॉपी करते हैं तो उसे रिपिंग कहा जाता है, रिपिंग। और जब हम कंप्यूटर का डेटा सीडी या डीवीडी में कॉपी करते हैं तो उसे कहा जाता है बर्निंग। सीडी का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करना रिपिंग
और कंप्यूटर का डेटा सीडी में कॉपी करना बर्निंग। तो यहां पर हमने सीडी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीडी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में टाइपिंग फॉर्मेटिंग का वर्क किया जाता है। जब हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो पेज को शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू होते हैं। मल्टीपल टाइप के व्यू हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू में हमारा पेज बिल्कुल वैसा शो किया जाता है जैसा हमें प्रिंट आउट में प्राप्त होगा। मतलब पेज की साइज, पेज के मार्जिन, बॉर्डर, हेडर फुटर सब कुछ प्रिंट लेआउट व्यू में शो किया जाता है। यह एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यह हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है और बाय डिफॉल्ट अभी इसका कौन सा व्यू ऑन है, प्रिंट लेआउट व्यू। सभी प्रकार के व्यू हमें व्यू टैब में दिए जाते हैं। एक होता है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। यहां पर बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में निम्न फंक्शन का क्या आउटपुट होगा। हमें एक फंक्शन लगाकर दिया गया है इक्वल सम SQ जिसके अंदर 5 वैल्यू दी गई हैं और हमें बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। यह क्वेश्चन सीपीसीटी के पुराने पेपर में पूछा गया है। सम SQ फंक्शन, सम SQ मतलब सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ये सम करता है, स्क्वायर का सम। जो सम SQ फंक्शन है यह पहले दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालेगा, फिर उन सभी स्क्वायर को ऐड कर देगा। यदि हम एक्सेल में यह फंक्शन अप्लाई करते हैं सम SQ मतलब सम स्क्वायर, तो जो भी नंबर हमने इसमें दिए हैं पहले यह सभी नंबर का स्क्वायर निकालेगा, उसके बाद स्क्वायर जो आएगा उसको ऐड कर देगा और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो यह जो फंक्शन है सम SQ मतलब सम स्क्वायर, यह पहले दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालता है और उसके बाद सभी स्क्वायर को जोड़ देता है। मतलब 25 और 16 कितने हो जाएंगे, 41। 41 और 9 50, 50 और 4 54 और 1 55। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो जो सम SQ मतलब सम स्क्वायर फंक्शन है यह कैसे वर्क करता है, आप इसमें जो भी नंबर देंगे पहले यह सभी नंबर का स्क्वायर निकालेगा, फिर जो स्क्वायर आएगा उन सभी स्क्वायर को ऐड कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सम SQ फंक्शन में यदि हम 1 से 5 तक के नंबर देते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 55 मतलब कि 55। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यहां पर हमने इक्वल के साथ सम SQ फंक्शन को लगाया है और 1 से लेकर 5 तक के नंबर दिए हैं। जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है, 55। हमने इक्वल के साथ सम SQ फंक्शन को लगाया, पहला नंबर दिया 1, दूसरा 2, 3, 4, 5। हमने यहां पर 5 तक के नंबर दिए हैं और एंटर की को प्रेस किया तो आंसर कितना प्राप्त हो रहा हमें, 55 55। यह फंक्शन करता क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर निकालता है फिर सभी स्क्वायर को ऐड कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट ब्लैंक और ब्लैंक से बना होता है और नंबर या टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट ब्लैंक और ब्लैंक से बना होता है और नंबर या टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। यह क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में पूछा गया है। अभी जो नवंबर में सीपीसीटी का पेपर हुआ था उससे हमने यह क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट
या वर्कशीट? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? एक्सेल। एक्सेल में क्या होती है? वर्कशीट। और वर्कशीट किससे बनी होती है? रो और कॉलम से। मतलब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट रो और कॉलम से बना होता है और नंबर या टेक्स्ट डेटा को स्टोर करता है या नंबर या टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक वर्कशीट रो और कॉलम से बनी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। यह हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें यदि हमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट करना है तो पहले हमें मॉडेम का यूज करना होता है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों टाइप की डिवाइस होती है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों टाइप की होती है, क्योंकि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देती है। तो मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम, रोम, सीपीयू स्लॉट रखता है? निम्न में से कौन रैम, रोम, सीपीयू स्लॉट रखता है? मतलब कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसमें रैम का स्लॉट होता है, रोम का स्लॉट होता है, सीपीयू का स्लॉट होता है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम, रोम, सीपीयू कहां लगे होते हैं? यह लगे होते हैं मदरबोर्ड में। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें रैम, रोम, सीपीयू मतलब प्रोसेसर लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट होते हैं जिसमें रैम को लगाया जाता है, रोम इनबिल्ट होती है और सीपीयू को लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मदरबोर्ड में रैम, रोम और सीपीयू के स्लॉट होते हैं। यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मदरबोर्ड में रैम, रोम, सीपीयू के स्लॉट होते हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन रोम का प्रकार नहीं है? हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमसे पूछा गया है रोम का प्रकार कौन सा नहीं है। रोम क्या होती है? रोम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है। रोम में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। जब मदरबोर्ड को बनाया जाता है तो उसमें रोम चिप को इनबिल्ट लगा दिया जाता है, इनबिल्ट कर दिया जाता है। मतलब रोम जो होती है वह मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। मदरबोर्ड को बनाते समय रोम को उसमें इनबिल्ट कर दिया जाता है और रोम में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोम के कई टाइप होते हैं, रोम के मल्टीपल टाइप होते हैं, जैसे कि पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। लेकिन ईई रोम रोम का टाइप नहीं होता है। रोम के टाइप कौन कौन से हैं? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। लेकिन ईई रोम रोम का टाइप नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको और भी कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है?
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म क्या है? EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, EEROM रोम का टाइप नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मतलब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, डॉस क्या है? डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड बेस्ड होता है, कमांड के माध्यम से वर्क करता है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और डॉस में प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक कमांड का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है यदि हमें एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? डायरेक्टरी का मतलब क्या है? फोल्डर। डायरेक्टरी का मतलब क्या है? फोल्डर। यदि हमें एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है तो CD कमांड का यूज किया जाता है। CD का मतलब क्या है? चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए CD कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।